देख सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ आ गए। काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, मैम ये वाला चैप्टर समझ नहीं आता, मैम बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है। और ये एप्लीकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव होगा। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा डीएनए है, तो इसमें से आधा डीएनए हमेशा कंजर्व हो जाएगा। जब भी एप्लीकेशन होगा तो आधा जो पेरेंटल डीएनए है वो हमेशा कंजर्व होकर आगे बढ़ेगा। तो ये कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। दूसरा जो बॉन्ड, बीटा क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शुगर है वो कौन सा शुगर है? अल्फा शुगर है, बीटा शुगर? इट इज अ बीटा शुगर। तो बीटा शुगर से नाइट्रोजनस बेस का जो लिंकेज है वो क्या हो जाएगा हमारा? बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं क्वांटम लर्निंग से आपकी बायोमेंटर स्तुति मैम। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ आ गए। काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम ये वाला चैप्टर समझा दीजिए, मैम ये वाला चैप्टर समझ नहीं आता, मैम बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। तो हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, ये वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हमारे पूरे 12th बायोलॉजी में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स में से है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी कहे। ऑल्दो है ये चैप्टर बहुत इजी, लेकिन मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आता, इसीलिए हम लाए हैं ये चैप्टर। बहुत इजी तरीके से करेंगे, सब जल्दी से रिवाइज करेंगे, जल्दी के साथ साथ आराम से समझेंगे भी इसको। और उसके अलावा हाँ, थैंक यू फॉर लविंग द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर को आपको बहुत पसंद आया। बहुत सारे बच्चे आए मुझसे, मेरे पास आए, मुझसे बोला, या फिर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम लास्ट चैप्टर बहुत अच्छा था। तो जिन्होंने देख लिया है वो देखिए, पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइए देखिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है लास्ट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक बार देखिए, समझिए। और आज पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक लास्ट तक में हम पढ़ रहे थे कि कैसे मेंडल ने देखा कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये मटेरियल क्या था, कैसे मिला, क्या मॉलिक्यूलर बेसिस इसकी क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए मिशर। मिशर ने कहा कि देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल, कोई तो जेनेटिक मटेरियल है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? न्यूक्लिन नाम दिया। इसके बाद से फिर आप देखोगे कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और मतलब इस चैप्टर को अच्छे से पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो अब मिशर के आने के बाद से फिर क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड आया। ये न्यूक्लिन जो था वो एसिडिक नेचर में था, तो इसको कहा गया न्यूक्लिक एसिड। ये किस नेचर का था? एसिडिक नेचर का था, इसीलिए इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज द सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट फाउंड बायोमोलिक्यूल दैट इज फाउंड इन आवर बॉडी। तो लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज फाउंड इन आवर बॉडी। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बेटा, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये बेसिकली क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। न्यूक्लिक एसिड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या है हमारा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है मेरे बच्चों। और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए जो था वो इट वाज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या था मेरे बच्चों? जेनेटिक मटेरियल था। क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए वाज आर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन आरएनए का क्या रोल है? आरएनए कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में था, कुछ ऑर्गेनिज्म में, सम ऑर्गेनिजम्स में it used to act as a genetic material. some organism ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता था। इसके
अलावा बाकी ऑर्गेनिज्म में भी इसको बहुत कम काम मिला है। ये तो सब में जेनेटिक मटेरियल एकदम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ घूम रहा है कि अरे मैं तो डीएनए हूँ, कॉलर टाइट फ्यूचर राइट करके कि हाँ ठीक है मैं तो डीएनए हूँ, मैं तो आरएनए को कहीं फोमो ना हो जाए। देख रहे हो जेनजी भाषाएं बोल रही हूँ आजकल मैं, आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माय जेनजी किड्स। सो फोमो ना हो जाए आरएनए को, तो इसीलिए इसको सिर्फ एक काम नहीं दिया गया, इसको मल्टीपल और सारे काम दे दिए गए। जैसे आरएनए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, it also acts as messenger as well as adapter, साथ में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। किसकी तरह में बच्चों काम करता है? कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो इसके कंधों पे इसको फोमो ना हो जाए, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको बहुत सारे और भी काम दे दिए गए। अब आते हैं डीएनए पे। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज इट्स फंक्शन, क्या काम कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो डीएनए जो है बेटा वो एक बहुत ही लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मतलब डीएनए, और डीएनए का मोनोमर क्या है? मोनोमर है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड? और न्यूक्लियोटाइड बेटा क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब जरा ये सोचो फॉस्फेट, अब जरा ये सोचो कि फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 माइनस, तो ये इसका चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो डीएनए का चार्ज कैसा है मेरे बच्चों? नेगेटिवली चार्ज है ये। और साथ में अभी हमने पढ़ा डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये कैसा नेचर इसका कैसा है? एसिडिक नेचर का है। ये नेचर कैसा है? एसिडिक। ठीक, तो डीएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बना है? हमारा डीएनए बना है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड है क्या असल में? तो शुगर प्लस बेस, नाइट्रोजीनियस एन बेस। ठीक, और यही हमारी एनसीईआरटी यहाँ कह रही है। कुछ चीजें जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे का ऐसे ही पूछ देता है। जैसे बैक्टीरियोफेज नोन एज लैम्डा इनटू 174 के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386। तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा 174 के पास कितने हैं? जेनेटिक मटेरियल क्या है? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दूसरा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितना है? लैम्डा के पास मेरे बच्चों हैं 48502 बेस पेयर्स, 48502 बेस पेयर्स। इसके अलावा ई कोलाई के पास 4.6 इंटू 10 का पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं। और ह्यूमंस में 3.3 इंटू 10 का पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। फॉर हैप्लॉइड सेल्स इसी का दुगना कर देंगे तो हमारा डिप्लॉइड हो जाएगा। 6.6 इंटू 10 का पावर 18 कर देंगे, दैट विल बी आर डिप्लॉइड। ये बेटा, ये मेरे बच्चों, ये सीधा सीधा इस से आ जाता है। ये पूरा एकदम सीधा सीधा इसमें से किसी से भी आ जाता है। अब यहां ध्यान दो, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो अपना न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में वन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू 2 बेस पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5386 है, यहाँ पे 48502 बेस पेयर्स है। मतलब इसका डबल हमारे न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। ये क्या है? 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स है, तो इसका भी डबल हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। वाइल ऑन द अदर हैंड आप देखो कि बैक्टीरियोफेज में कोई बेस पेयर नहीं है। मतलब ये कैसा है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारा। बैक्टीरियोफेज का क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थे शुगर एंड न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है? शुगर एंड बेस पेयर से बनके बना हुआ है।
अब आप देखोगे कि जरा ये समझ लें, जैसा कि मैंने बताया अभी, डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मोनोमर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है दो चीजों से, फॉस्फेट ग्रुप एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 माइनस, गिविंग अस द नेगेटिव नेचर ऑफ द डीएनए। अब न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है शुगर और एन ग्रुप से, नाइट्रोजीनियस बेसिस से। अब शुगर बेटा कौन से टाइप का शुगर है ये मेरे बच्चों? ये है हमारा राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसको डीऑक्सी राइबोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे, राइबोज शुगर की सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन की जगह क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कह रहे हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल क्या है? गायब है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजीनस बेस, दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड मेरे बच्चों पिरामिडीन। अब अगर आपको पता होगा नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो प्यूरीन जो है वो है हमारा क्या? डबल साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है, डबल साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है। पिरामिडीन सिंगल साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एडेनिन, गुआमीन, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? साइटोसिन, थायामीन एंड मेरे बच्चों यूरासिल। अब आप देखोगे कि मैम यहाँ 2 यहाँ 3 कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आरएनए यूरासिल प्रेजेंट होता है कहां पे? यूरासिल इज यूजुअली प्रेजेंट इन RNA while thiamine is present in DNA। आप जब आरएनए वर्ल्ड पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा पहले दुनिया में आरएनए आया था, लेकिन आरएनए बहुत अनस्टेबल था, इसी वजह से यूरासिल जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर गया, ठीक है? और इवोल्यूशन में क्या हुआ? यूरासिल किस में चेंज हो गया? 5 मिथाइल यूरासिल में, 5 मिथाइल यूरासिल, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? थायामीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायामीन। तो थायामीन का ही दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल है। अब यहां पे, अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो दिया किसने था? डीएनए ये आपको यहां दिख रहा है नाइट्रोजीनस बेस AGCT AGCT, ये हमारा ये है। अब देखोगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहां एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये हमारा डीएनए है, ठीक है? ये अगर हमारा डीएनए है तो इसका जो बैकबोन है मेरे बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह रहे हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। अब ये जो मेरे बच्चों बैकबोन ऑफ डीएनए है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा बैकबोन ऑफ डीएनए है। इसको ऐसे दिखेगा, ठीक है? ये मेरे बच्चों ये हमारा बैकबोन ऑफ डीएनए। अब ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए ये बना किससे है? तो ये हमारा शुगर से बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? अब यहां देखो कि यहां प्रेजेंट होते हैं हमारे नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है? ये हमारे नाइट्रोजीनस बेस है, यहां हो गया A, यहां हो गया G, यहां हो गया C। तो शुगर से नाइट्रोजीनस बेस का जो लिंकेज होगा या जो बॉन्ड बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा? यहां पे बनेगा बीटा शुगर से
फॉस्फेट का जो बॉन्ड है वो कौन से लिंकेज के थ्रू बनेगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बनेगा। एन क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि एन जो है नाइट्रोजीनियस बेस को शो कर रहा है, तो ये क्या है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बनेगा। ठीक, दूसरा जो बॉन्ड, अब बीटा क्यों, क्योंकि हमारा ये जो शुगर है वो कौन सा शुगर है, अल्फा शुगर या बीटा शुगर, इट इज अ बीटा शुगर। तो बीटा शुगर से नाइट्रोजीनियस बेस का जो लिंकेज है वो क्या हो जाएगा हमारा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा होता है बैकबोन के पास प्रेजेंट होता है, ये किसके लिए है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर प्लस, एक सेकेंड मेरे बच्चों, शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। ठीक, दूसरा बॉन्ड एक और हमारा आएगा जो कि किसके किसके बीच में होगा, शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में होगा। शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा मेरे बच्चों वो कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड। अब क्योंकि हमारा एक शुगर जो है वो हमारा एक फॉस्फेट जो है वो दो शुगर से अटैच है, ठीक है, एक शुगर हमारा थर्ड पोजीशन पे, दूसरा फिफ्थ पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉस्फो, क्योंकि ये दो बॉन्ड से अटैच है, दो ईस्टर बॉन्ड से अटैच है, इसीलिए शुगर प्लस फॉस्फेट के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फॉस्फो, क्योंकि ये फॉस्फेट से अटैच्ड है, और एक फॉस्फेट दो शुगर से अटैच्ड है, तो डाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कि ये लिंकेज क्या क्या है। अब ये हमारा सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, यहाँ 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 यहाँ, ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब यहाँ एक से यहाँ आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, चारगॉफ था। क्या था, चारगॉफ। चारगॉफ ने क्या कहा मेरे बच्चों कि प्यूरिन विल ऑलवेज बॉन्ड विथ पिरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, पिरामिडीन से बनाएगा। तो अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो इसके साथ बॉन्ड किसका बनेगा, हमेशा टी का बनेगा। किसका बनेगा बच्चों, टी का। ए अगर प्रेजेंट है तो इसके साथ बॉन्ड टी का बनेगा, जी प्रेजेंट है तो उसके साथ बॉन्ड किसका बनेगा, सी का बनेगा। तो ए के साथ बॉन्ड बनेगा टी का और जी के साथ बॉन्ड बनेगा सी का। कैसा बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। जी और सी आपस में पक्के दोस्त हैं तो इन्होंने पक्का बॉन्ड बना लिया है, और वहीं टी और सी जो है वो थोड़े कच्चे हैं तो वो डबल बॉन्ड नहीं बना के रह जा रहे। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके बाद से इन्होंने ये भी कहा, चारगॉफ जो थे हमारे, इन्होंने ये भी कहा मेरे बच्चों कि A प्लस टी अपॉन G प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। हमेशा A प्लस टी अपॉन G प्लस सी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा चारगॉफ का रूल। इसके अलावा दो और साइंटिस्ट है, रोजलिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस। फ्रैंकलिन और विल्किन ने कहा कि ये जो भी डायमीटर है ये सब स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है, ये हमेशा हर जगह हमारे डीएनए का डायमीटर सेम है। तो ये शो करता है कि ए टी के साथ बॉन्ड नहीं, ए जी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता या सी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर बॉन्ड बनाते तो कहीं मोटा कहीं पतला होता, कहीं पे दो होते, कहीं पे तीन होते, पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पूरा थ्रू आउट द डीएनए हमारा डायमीटर क्या है, सेम ही है, एंड हेंस ये बॉन्ड जो है वो सेम ही बनाते हैं। ठीक है, जरा ये आपकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है हमारे डीएनए। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर
और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन जिसमें आता है एडेनिन गुआनिन, और पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन दोनों में कॉमन है, थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, वाइल यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमिन। नाइट्रोजनस बेस जो है वो OH ग्रुप से लिंक होती है पेंटोज शुगर की, किसके थ्रू, कौन से बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। और साथ में एडोनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन एंड यूरेडिन और डीऑक्सी, ये नाम है इनके। अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएंगे ये, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी थायमीन, ये नाम ऐसे बदलते जाएंगे। जब फॉस्फेट ग्रुप OH के साथ लिंक होता है तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू होता है, ठीक है। इस फॉर्म दो न्यूक्लियोसाइड आपस में कहां से कहां तक लिंक है, 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड, ठीक है। पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन फॉस्फेट ग्रुप लिंक हो रहा है, ठीक है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तक का लिंकेज होता है, पैरेललिटी होती है। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंड एज सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जितने ज्यादा आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाओगे उतनी बड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती जाएगी। यही हमारा ये भी कह रहे हैं। इसके बाद से referred as 3 and a backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बैकबोन किससे बन रही है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बन रही है, और नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो लिंक होते हैं इससे ताकि बैकबोन फॉर्म हो सके। अब यहीं से आया था हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर था, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि डीएनए में एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने आइडेंटिफाई किया था 1869 में, और उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन बाद में टेक्निकल इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं थी, टेक्निकल लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से ये अलग हटा नहीं पाए, इल्यूसिडेट नहीं कर पाए स्ट्रक्चर को। बाद में आए फ्रांसिस एंड क्रिक, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और ये किसके बेसिस पे दिया, दो साइंटिस्ट के वर्क के बेसिस पे दिया था मेरे बच्चों। सबसे पहला था चारगॉफ, और दूसरा काम किसने किया था, रोजलिंड एंड विल्किंस ने किया था, ठीक है। रोजलिंड एंड विल्किंस ने, चारगॉफ ने अपना दिया, चारगॉफ का थ्योरम विच शोज दैट A plus T is equals to G plus C, या A plus T upon G plus C is going to be 1, ठीक है। मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया एक्सरे डाटा के थ्रू, एक्सरेज डाटा के थ्रू पूरा डायमीटर निकाला और पाया कि दो डायमीटर थ्रू आउट द डीएनए क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया। दोनों के बेसिस पे क्या दिया मेरे बच्चों, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया। अब अक्सर ना आपसे सवाल पूछ लेता है चारगॉफ रूल पे कि जरा ये बताइए कि अगर ए जो है वो कितना है, एक बेस पेयर में 30 मतलब ए है, तो GCT की वैल्यू बताइए। तो हमारा A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो मतलब T भी क्या हो जाएगा 30, तो A प्लस T इज इक्वल्स टू 60 एंड 60 G प्लस C, G प्लस C, ओप्स होता रहता है कभी कभी। तो G प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस T, अभी जैसा कि हमने पढ़ा, तो G प्लस C इज इक्वल्स टू 60, सॉरी, तो 60 माइनस ये क्या हो जाएगा, G प्लस C इज इक्वल्स टू 40 हो जाएंगे, 40 मतलब 20 प्लस 20, तो A प्लस T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, G प्लस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 20 40 हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं, आपको पूछ देता है।
अब बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि डबल स्टैंडर्ड मॉडल है डीएनए का। इनके बेस पेयर्स क्या होते हैं? बेस पेयर्स, ये एक हमारा बेस पेयर है, ये हमारा एक बेस पेयर है, और एक बेस पेयर में हमारे दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इसकी कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है कि इसका, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इन्होंने दिया है कि हमारे पास 100 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। एक थोड़ा मुश्किल और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास कितने बेस पेयर है? 100 बेस पेयर हैं, तो आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता करना है कितने हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता करना है कि कितने हैं, और साथ में क्या पता करना है मेरे बच्चों? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स पता करने हैं कि कितने हैं। और डीएनए कैसा है? लीनियर डीएनए है। कैसा डीएनए है? लीनियर डीएनए है। अब जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से उनको तो पता होगा, और जो मेरी बात अभी तक सुन रहे हैं उनको भी पता होगा। हेलो, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी लगेगा 2 घंटे लगेंगे, एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तो लगेंगे, ठीक। फुल नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, अब जिन्होंने मेरी क्लास ध्यान से सुनी उनको पता है कि एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो 1 बेस पेयर इज इक्वल्स टू 2 न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बेसिस पे अगर हम निकालें तो कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएंगे? 200 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कितने हो जाएंगे? n-2 होता है हमारा फॉस्फो, क्योंकि लीनियर है, एक पहला और आखिरी नहीं कोई लिंकेज है, तो लीनियर डीएनए में कैसा लिंकेज हो जाएगा? n-2, तो मतलब 200 - 2 दैट इज 198 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होंगे, डाइस्टर लिंकेज होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की। अब अगर हम बात करें बेटा, तो हमारा न्यूक्लियोटाइड ये किस फैशन में घूम रहा है? जैसे अगर ये मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो ये किस फैशन में टर्न कर रहा है? हमारा डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड फैशन में टर्न करता है। किस फैशन में टर्न करता है? राइट हैंडेड फैशन में टर्न करता है, फैशन में टर्न करता है। कुछ चीजें डीएनए की जो आपको जान लेनी चाहिए। जो दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। एक बार टर्न करने पे कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। और इनका क्या है? इनका स्ट्रक्चराइजेशन क्या? 3.4 नैनोमीटर की यूजुअली इनका क्या होता है? डायमीटर होता है 3.4 नैनोमीटर, या पिथ कह सकते हो आप इसको। क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर होता है। अब इसके बाद से फिर फ्रांसिस क्रिक ने ये सारा कुछ दे दिया, ये सारा कुछ बता दिया। उसके बाद से आई क्या हमारी बेटा? सेंट्रल डोगमा थ्योरी। फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि डीएनए के पास कैपेसिटी होती है खुद का ही एक स्ट्रक्चर बनाने का, जिसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर आरएनए से
प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी रिसेंटली एक नई डिस्कवरी हुई है जहां पे पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे हमारा आरएनए से डीएनए बन सकता है। किसके थ्रू बन सकता है, एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके थ्रू बन सकता है। उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम फॉर द प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यही थी हमारी सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। बहुत रिवॉल्यूशनरी थ्योरी थी ये, बाद में इसका जेनेटिक इंप्लीमेंटेशन में बहुत बहुत रिवॉल्यूशनरी थ्योरी थी। अब आप देख सकते हो मेरे बच्चों कि ये इतना सारा, ये जो है ये इतना सारा स्ट्रक्चर, इतना लंबा डीएनए हमारा, एकदम प्रॉपर 2.2 समथिंग मीटर का डीएनए है हमारा, लेकिन न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा है। तो फिर यहाँ पे इतना बड़ा डीएनए हम अपने छोटे से न्यूक्लियस में रखेंगे कैसे? तो यहाँ होती है बेटा ये कॉलर टाइट फ्यूचर ब्राइट करके अपनी पैकेजिंग करवाते हैं, प्रॉपर इनकी पैकेजिंग होती है। और पैकेजिंग होती कैसे है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है दो कंजर्वेटिव बेस पेयर का 0.34 नैनोमीटर है। अब इसमें या 3.4 एंगस्ट्रॉम है। लेंथ ऑफ डीएनए डबल अगर इसके हिसाब से निकाला जाए तो क्या होगा, 2.2 मीटर होगा एक डीएनए की हमारी प्रॉपर लेंथ। और ये लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू हमारा क्या, न्यूक्लियस की लेंथ से, जो कि है 10.6। तो अब इसमें होगा क्या, तो दो तरीके होते हैं। पहला तो हमारा प्रोकैरियोट्स को हम देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है मेरे बच्चों, हमारा जो डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। जैसे कि मैंने बताया सर्कुलर डीएनए क्या होता है, ऐसे ही हमारा पड़ा हुआ होता है, लेकिन ऐसे ही कहीं भी नहीं पड़ा है, ये एक जगह सेग्रीगेटेड है। किसके थ्रू, एक प्रोटीन होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू। किसके थ्रू मेरे बच्चों, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू ये सेग्रीगेटेड होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें अगर हम अब, तो यूकैरियोट्स में हमारा जो डीएनए है मेरे बच्चों वो होता है, ये आप देखोगे हिस्टोन प्रोटीन के अगल बगल बाइंडेड। हिस्टोन प्रोटीन, 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से, एच हिस्टोन प्रोटीन क्या है हमारे, 4 टाइप के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। H2A, ये कलर गड़बड़ हो गया, रुको जरा, एक सुंदर सा प्यारा सा कलर चूज करते हैं। क्या है भाई सुंदर प्यारा कलर, चलो ग्रीन ही चूज कर लेते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, H2A, H2B, H3 एंड H4 के हिस्टोन प्रोटीन्स को दो से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड इंटू टू। ये क्या हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन हो गए, आपस में बाइंड करते हैं ये। अब क्योंकि हमारा डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है, तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे मेरे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होंगे, और वो आपस में बाइंड करके इनको आगे पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो कि इनको आगे ले जाने की तरफ हेल्प करता है, जिसको हम H1 प्रोटीन कहते हैं। ये अब आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे बंधा, ये आपको 2 डीएनए दिख रहे होंगे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दिख रहे होंगे, लेकिन असल में ये 1/3/4 का स्ट्रक्चराइजेशन है। 1/3/4 डीएनए होता है हमारा। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि हमने धागों में मोती या मोती गुथ दिए हैं। तो फिर ये इसके बगल में, तो ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। यहां देखिए, यहां दिख रहा है, ठीक। तो ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, और ऐसे इसकी पैकेजिंग होती है। ये तो लो लेवल की पैकेजिंग है जो कि हिस्टोन प्रोटीन करता है। मेरे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा मैम, लो लेवल की प्रोकैरियोट्स सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का यूज करता है, यूकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वही पैकेजिंग करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे बीड्स ऑन द स्ट्रिंग होगा, उसके बाद से फिर क्या होगा मेरे बच्चों, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब हिस्टोन पॉलीमर, समझ जाओ।
हिस्टोन पॉलीमर के थ्रू पैकेजिंग हुई, हिस्टोन पॉलीमर के थ्रू पैकेजिंग हुई, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग वाली। फिर ये क्या करते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, सोलेनॉइड से बनता है सुपर सोलेनॉइड, और सुपर सोलेनॉइड से फिर क्या होता है, क्या बनता है मेरे बच्चों, क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। तो इनकी बहुत ही टाइटली पैकेजिंग होती है इनकी, और यही टाइट पैकेजिंग जो होती है उसकी वजह से हमारा जो डीएनए है, जो कि इतने बड़े साइज में, वो छोटे से न्यूक्लियस में फिट हो पाता है, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अब क्रोमोसोम में जो पैकेजिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, नॉन हिस्टोन। यहाँ हिस्टोन पॉलीमर के थ्रू हो रही है, यहाँ पे अगेन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू इनकी पैकेजिंग होती है इस फेज में। यहाँ पे ये बता रहे हैं, यही चीज आपकी एनसीईआरटी भी कह रही है, इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव अ डिटेल्ड न्यूक्लियस, द डीएनए डू नॉट स्कैटर थ्रू आउट द सेल, डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन that have positive charges। ये प्रोटीन कौन से हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। in a region termed as nucleoid, the DNA in the nucleoid is organized in large loops held by the protein। ये loops याद रखना, loops किस में बनते हैं, loops बनते हैं सिर्फ हमारे प्रोकैरियोट्स में। While in eukaryotes, this organization is much more complex। There is a set of positively charged basic proteins called histone। कौन कौन से प्रोटीन से ऑक्टोमर बन रहा है, H2A, H2B, H3 and H4। The protein acquired charge depending upon the abundance of amino acid residue in the charge side of the chain। हमारा नेगेटिवली चार्ज था हमारा डीएनए, तो इसीलिए हिस्टोन कैसा होगा, प्रोटीन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। Histones are rich in the basic of amino acid residues such as lysine and arginine। कैसे प्रोटीन से बना हुआ होता है ये, लाइसिन एंड आर्जिनिन। Both the amino acid residues carry positive charges in their side chains। Histones are organic, organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो रैप होता है और क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब ये न्यूक्लियोसोम बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट बनाता है जिसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। द न्यूक्लियोसोम इज chromatid is seen as bead on the string structure where viewed under the microscope। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, कहाँ से बना हुआ है, किस किस चीजों से बना हुआ है, कैसे हमारे सेल में फिट हो रहा है। लेकिन अब आते हैं कि मैम ये तो सब ठीक है, आपने ये सारी चीजें बता दी, लेकिन हम मेंडल के टाइम तो यही पढ़ रहे थे कि कोई फैक्टर है जो कि फंक्शन कर रहा है। तो फिर अचानक से हमको पता कैसे चल गया कि ये जो फैक्टर है डीएनए ही है, क्योंकि हमारे जेनेटिक मटेरियल की रेस में देखो 3 लोग हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, जिसके बेसिस पे सेंट्रल डोग्मा था, जिसमें आप सेंट्रल डोग्मा में देख भी सकते हो। तो फिर डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे आ सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि आरएनए पहले आया है ना दुनिया में, तो आरएनए को मानना चाहिए हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है भी। तो हमको कैसे पता चला कि डीएनए आया है, तो बेटा हम लोग क्या है, हम लोग साइंस वाले लोग हैं, वी आर इलीट पीपल, हम ऐसे बात ही नहीं करते। तो हम में से नहीं, ऑब्वियसली कुछ लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये शुरू कहाँ से हुआ, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले, सच एज मेंडल, सुटॉन, बोवरी, थॉमस हंट मॉर्गन और बाकी सारे लोगों ने ये तो नारो कर लिया था कि किसने किसने, टीएच मॉर्गन, इसके अलावा सुटॉन, बोवरी एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, ये सब लोगों ने ये तो बता दिया था कि क्रोमोसोम जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नैरोड द सर्च टू क्रोमोसोम, किस कहां तक आ गए थे हम, लेकिन अब क्रोमोसोम किससे बना हुआ है ये कैसे पता करें। तो बट क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, व्हाट इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ, ये हमारा असली बड़ा सवाल था। तो इसके लिए बेटा
सबसे पहले आए इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किस ईयर में, 1928 में। किसके ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अब इन्होंने क्या किया, निमोनिया के दो स्ट्रैंड्स लिए। ठीक है, दो टाइप के निमोनिया के वो लिए, वायरुलेंट्स लिए, एक और दूसरा। ठीक है, एक जो था वो थोड़ा रफ जैसा दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, उसके ऊपर थोड़ा रफ स्ट्रक्चर था। दूसरा जो था, दूसरा क्या था, स्मूथ था, क्योंकि उसके ऊपर ओलिगोसेकेराइड की कवरिंग थी। तो इसको इन्होंने क्या कहा, आर स्ट्रेन कहा। क्या कहा मेरे बच्चों, आर स्ट्रेन कहा। इसको इन्होंने क्या कहा, एस स्ट्रेन कहा। कभी कभी तुम लोग को पढ़ाने का मेरा इतना ज्यादा मन होता है ना, कभी कभी लगता है कि इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दूं कि आधी चीजें तो मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। एस ट्रेन को एस ट्रेन लिख रही थी मैं। ठीक है, एस ट्रेन, एस का मतलब स्मूथ, आर का मतलब क्या है, रफ स्ट्रेन। ठीक है, अब इन नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि रफ स्ट्रेन को हम जो बॉडी में एंड हमारा इम्यून सिस्टम था वो किल कर देता था, क्योंकि रफ स्ट्रेन थे, इजीली पहचान जाता था, किल कर देता था। रफ स्ट्रेन क्या थे, इजीली किल्ड थे। ठीक है, इजीली किल्ड। रुको दूसरे कलर से लिखूंगी मैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आर स्ट्रेन क्या था, इजीली किल्ड हो जाते थे बाय इम्यून सिस्टम। इनके ऊपर क्या होती थी, ओलिगोसैकेराइड्स की कवरिंग होती थी। ठीक है, की कवरिंग होती थी, जिसकी वजह से ये वायरुलेंट होते थे, ये किल नहीं कर हो पाते थे और जाके नुकसान पहुंचा देते थे, जाके डिजीज प्रोड्यूस कर देते थे। तो हमारे फ्रेडरिक सर ने क्या किया कि जब ये आर स्ट्रेन डाला माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया, सरवाइव कर गया। एक चूहा लिया इन्होंने, बेचारे चूहे हर बार मारे जाते हैं, तो इस बार भी एक चूहा लिया इन्होंने और माइस में इंजेक्ट किया, और माइस क्या हो गया, सरवाइव कर गया, क्योंकि इसका जो इम्यून सिस्टम है वो आर स्ट्रेन को किल कर जाता था। ठीक है, एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को डाला और माइस क्या हो गया, माइस क्या हो गया, डेड हो गया। फिर इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया। ठीक है, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, और हीट किल्ड करके इन्होंने देखा, माइस में जब इंजेक्ट किया तो ये माइस क्या हो गया, डेड हो गया। इन्होंने कहा कि बस बस माइस क्या है, डेड है, क्योंकि ये हीट किल्ड है, ये अपना प्रोसेस, अपना फंक्शन जो है वो खो दे रहा है। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन लिया प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, और क्या देखा कि माइस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया है। यहाँ माइस जो था वो लिविंग था, माइस डेड हो गया। तो अब इनको समझ में आया कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो कि हमारे एस स्ट्रेन में प्रेजेंट था,
हमारे एस स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो आर स्ट्रेन को क्या कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो इन्होंने ये यहीं पे आके रुक गए, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो कि एस स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, और वो जो भी है वही हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। यही यहाँ पे ये बता भी रहे हैं कि he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat S killed strains had enabled the R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. जैसे एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा मिक्स हुआ है जो कि आर स्ट्रेन को भी ओलिगोसैकेराइड की कोटिंग करने में हेल्प कर दे रहा है। However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from this experiment. अभी biochemical nature define नहीं हो पाया। ठीक है, तो इन्हीं के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, एवरी, ओसवाल्ड एवरी, मैकलॉड, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, 1933 से 44 तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम दिया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या डाला, एस स्ट्रेन, यहाँ पे आर स्ट्रेन था, तीनों में इन्होंने आर स्ट्रेन ले लिया। क्या ले लिया, आर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया, आर स्ट्रेन लिया। अब एक में इन्होंने क्या किया, प्रोटीन ऐड किया। क्या किया मेरे बच्चों, एक में इन्होंने एस स्ट्रेन का प्रोटीन ऐड किया, प्रोटीन। ठीक, दूसरे में इन्होंने क्या किया, आरएनए ऐड किया एस स्ट्रेन का, और तीसरे में इन्होंने एस स्ट्रेन का डीएनए ऐड किया। ठीक है, तो एक में प्रोटीन ऐड किया, एक में डीएनए ऐड किया और एक में आरएनए ऐड किया। यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, प्रोटीन वाले केस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे दिखा नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे भी नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जो डीएनए वाला टेस्ट ट्यूब था मेरे बच्चों, वहां क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा आर स्ट्रेन। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हेंस इनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये डीएनए में ही कुछ है। फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इसी को लेके। इन्होंने फिर जो ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन था, फिर अगेन 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए। एक में क्या डाला, ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन। ठीक, दूसरा ट्रांसफॉर्म, तीनों में ही ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन लिया है इन्होंने। ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन को आप समझ लो कि हम किस कलर से कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन और ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन लिया। एक में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ये डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लस इन्होंने प्रोटेज डाल दिया। ठीक, दूसरे में क्या डाला इन्होंने, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनएज कहते हैं, आरएनएज डाल दिया। और तीसरे में डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, डीएनएज। ठीक है, इसमें
को ट्रांसफॉर्मिंग आर स्ट्रेन वैसा ही था, सेम एज इट इज था। इसमें आरएनएज वाले में भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो आर स्ट्रेन था वो एज इट इज था, लेकिन डीएनएज वाले में आर स्ट्रेन ने अपनी ओलिगोसैकेराइड कन्वर्ट करने वाली एबिलिटी क्या कर दी, खो दी। तो अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट। लेकिन अभी भी एक एक्सपेरिमेंट से एक आदमी, मतलब 3 लोगों के कहने से थोड़ी मान जाएंगे। तो अभी भी सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो अभी भी मान नहीं रहे थे कि ये डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। फिर आए अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952। कौन कौन आए? अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट कहते हैं इनको। इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, इन्होंने लिया बैक्टीरियोफाज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, कब से कब तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफाज पे किया। किस चीज से किया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सल्फर से किया। रेडियो एक्टिव मटेरियल से किया ताकि इजीली दिख जाए। बैक्टीरियोफाज के पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को भी क्या कर देता है, वायरलेंट होता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस, फास्फोरस लिया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो था वो डीएनए में प्रेजेंट था अपने, और रेडियो एक्टिव सल्फर जो था वो हमारे उनकी आउटर बॉडी प्रोटीन में प्रेजेंट था। अभी आरएनए की बात ही नहीं कर रहे, अभी हमारा कंपटीशन किससे? डीएनए और प्रोटीन के बीच में कंपटीशन है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और इन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस को क्या किया, ई कोलाई से अटैच कर दिया। नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने देखा कि क्या मिल रहा है, अगर हमको रेडियो एक्टिव सल्फर मिलेगा तो मतलब प्रोटीन नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, अगर हमको ई कोलाई में रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिल रहा है तो डीएनए हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। उन्होंने देख के क्या पाया कि वायरस पार्टिकल में सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने पाया कि क्या है, हमारे ई कोलाई में क्या दिख रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिख रहा है। और अल्टीमेटली दैट वाज द रिजल्ट जिससे प्रूव हुआ, सारा गेम एंड हो गया कि हाँ ठीक है, प्रोटीन और डीएनए में हमारा डीएनए ही मटेरियल है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम इन्होंने दिखाया कि एक में इन्होंने, एक बैक्टीरियोफाज में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और दूसरे बैक्टीरियोफाज में इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। दोनों को इन्होंने क्या करवाया, दोनों को इन्होंने ऐड करवाया, मतलब ई कोलाई के साथ ऐड करवाया। और नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने देखा कि कोई रेडियो एक्टिव सल्फर फर्स्ट वाले बैक्टीरियोफाज में, जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन के साथ था, और कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिल पा रहा है सुपरनेटिन में। वाइल नेक्स्ट जनरेशन में जब ये देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है, सुपरनेटिन में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन सेल में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिख रहा है। मतलब सुपरनेटिन का मतलब क्या है, जो कि बच गया है। तो जो बच गया है उसमें फास्फोरस नहीं था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ प्रोटीन बॉडीज बची हुई थी। वाइल ऑन द अदर हैंड जब ये देख रहे थे कि यहाँ पे सुपरनेटिन में रेडियो एक्टिव, जहां पे सल्फर रेडियो एक्टिव था प्रोटीन के साथ इंजेस्टेड, वहां पे उनको रेडियो एक्टिव सल्फर मिल रहा था। तो हेंस दे फिगर्ड कि एक बैक्टीरिया वायरस से बैक्टीरिया में जो जा रहा है वो हमारा क्या है, डीएनए है। अब आते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए पे। डीएनए वर्सेस आरएनए मतलब हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये तो प्रूव कर दिया कि प्रोटीन नहीं है, लेकिन आरएनए क्यों नहीं है? क्योंकि आरएनए जो है, क्योंकि ऑब्वियसली आरएनए कुछ जेनेटिक मटेरियल में तो है ना हमारा, कुछ जेनेटिक मटेरियल में हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों मानते हैं, आरएनए को क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आरएनए जो है मेरे बच्चों, अब डीएनए और आरएनए का अगर डिफरेंस देखा जाए तो डीएनए इज फार मोर, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है,
डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसके एक साइड के न्यूक्लियोसाइड जो है वो एक्सपोज्ड है, तो इजीली ये किसी के साथ भी क्या कर जाता है, एक्सपेरिमेंट कर जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करते हैं, कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करते हैं। प्रोटीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, प्रोटीन पहले गेम से बाहर हो गया, तो इसमें इनका कॉम्प्लीमेंटारिटी हो तो रही थी, लेकिन ये इतने ज्यादा क्या थे, स्टेबल नहीं थे, ये इजिली रिएक्ट कर जा रहे थे। इसमें क्या होता है, लो चांसेस ऑफ म्यूटेशन थे, क्या थे, लो चांसेस ऑफ म्यूटेशन हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई रिएक्शन नहीं है, स्टेबिलिटी है प्रॉपरली, तो चांसेस म्यूटेशन के कम हो जाते हैं। इसमें क्या है, हाई चांसेस ऑफ म्यूटेशन है मेरे बच्चों। तो अगर मान लो हमारे अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो हमारे अंदर म्यूटेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। और अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि म्यूटेशन होता क्या है। और म्यूटेशन कई बार, बहुत कम केसेस में, लेकिन कई बार ठीक भी है, लेकिन कई बार बहुत नुकसान करता है। हाँ, और यही बात यहाँ पे कह भी रहे हैं कि the genetic material should be stable enough and not change with different stages of life cycle, age, or with change of physiology or the organism. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. Griffith के transforming principle में इसीलिए तो वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, क्योंकि डीएनए हीट के साथ किल नहीं हुआ, इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, in RNA is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable. RNA is also known to be catalytic, hence reactive. ये क्या है, RNA क्या है, highly catalytic है। While on the other hand ये क्या है, ये less reactive है, less catalytic है। और साथ में हमारा यूरेसिल, यूरेसिल अपने आप में बहुत ज्यादा ही कैटालिटिक एंजाइम है, इसी वजह से इसका जब इवोल्यूशन हुआ तो 5 मेथाइल यूरेसिल या था, आई मीन बचा, व्हिच वाज अ लेस कैटालिटिक एंजाइम, ऑल्सो काउंटर द एडिशन स्टेबिलिटी टू डीएनए। साथ में इनके पास ना, डीएनए के पास सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने आप को सही भी कर सकते हैं। Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at a faster rate. Consequently, viruses having RNA genome has shorter lifespan, mutate and evolve faster. ठीक है, RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of protein. ये DNA का एक ड्रॉबैक कह सकते हो कि RNA जो है वो सीधा प्रोटीन से कोड बैक हो सकता है, कोड हो सकता है, एंड हेंस ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। While on the other hand, हमारा जो DNA है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। But DNA is more stable, is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, for RNA is better. अब आते हैं RNA वर्ल्ड पे। आरएनए बेटा जो कि हमारा पहला क्या था, पहला जेनेटिक मटेरियल था। डीएनए के पास RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life process evolve around RNA. RNA बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्प्लाइसिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इसके साथ साथ ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था और साथ में इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाने में हेल्प करता था। लेकिन आरएनए कैटलिस्ट तो था जिसकी वजह से काफी रिएक्टिव था ये और काफी अनस्टेबल भी था। बाद में इसी वजह से डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ। डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। डीएनए किससे इवॉल्व है मैं बच्चों? आरएनए से इवॉल्व है। ठीक है, with chemical modification that make it more stable. DNA being double stranded and having complementarity strand further resist changes by evolving a process of repair. ठीक है,
अब आते हैं रेप्लिकेशन। ये तो बात हो गई आरएनए की कि आरएनए जो है था तो बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन इसको बहुत सारी चेंजेस की जरूरत थी, एंड हेंस वो चेंजेस बन के कौन आया, डीएनए आया इवॉल्व होके। बट सबसे मेरे बच्चों आ जाते हैं रेप्लिकेशन पे। तो रेप्लिकेशन जब फ्रांसिस और क्रिक जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि डीएनए के पास एबिलिटी है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, और ये रेप्लिकेशन कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव होगा। अब सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा डीएनए है, तो इसमें से आधा डीएनए हमेशा कंजर्व हो जाएगा। जब भी रेप्लिकेशन होगा तो आधा जो पेरेंटल डीएनए है वो हमेशा कंजर्व होके आगे बढ़ेगा। तो ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। और यही यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए, अब इसको प्रूव करने के लिए मिसेल्सन एंड स्टॉल आए, ठीक है। मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करें, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो दो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आए। सबसे पहले आए टेलर एट ऑल, मतलब टेलर एंड कलीग्स। टेलर एंड कलीग्स ने बेटा किसके बेसिस पे किया, उन्होंने क्रोमोसोमल बेसिस पे प्रूफ किया कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है, वो कैसा नेचर में है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर में। व्हाइल ऑन द अदर हैंड मिसेल्सन एंड स्टॉल ने मॉलिक्यूलर बेसिस पे या डीएनए के बेसिस पे प्रूफ किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। किसकी मदद से, इन्होंने मिसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई लिया था, किस ईयर में लिया था, 1958 में। वाइल टेलर एंड कंपनी ने लिया था फाबा बीन्स या फिर वीसिया फाबा, और इनको लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अगेन 1958 में भी किया था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें डायग्राम नहीं है, चलो मैं समझाती हूँ। तो बेटा इन्होंने एक बीन लिया जो कि हैवी नाइट्रोजन, इन्होंने डीएनए में क्या किया, ई कोलाई का डीएनए लिया, मिसेल्सन एंड स्टॉल की बात कर रहे हैं। तो ई कोलाई का जब इन्होंने डीएनए लिया तो एक डीएनए में नाइट्रोजन कैसा डाला, हैवी नाइट्रोजन N15, और दूसरा जो था वो कैसा डाला, N14 डाला। दूसरा डीएनए कैसा था, N14 था, ठीक। अब इसका जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया तो पहली जनरेशन में इनको क्या देखा, पहला जनरेशन जीरो में इन्होंने N15 देखा था, ठीक है। फिर जनरेशन 1, 3 जनरेशन तक अपन देखते हैं। जनरेशन 2, ठीक। तो जनरेशन 0 में सिर्फ हमारा क्या था, N15 था। तो N15 था तो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे थे, दो सिर्फ N15 वाले थे। फिर इन्होंने क्या ऐड कर दिया मेरे बच्चों, N14 ऐड कर दिया। N14 इन्होंने ऐड किया, N14 जब ऐड किया तो इन्होंने देखा कि एक पेरेंट मॉलिक्यूल जो है वो यहां बच जा रहा है और दूसरा पेरेंट मॉलिक्यूल जो है वो यहां बच जा रहा है। फिर इन्होंने दोबारा प्लस N14 कर दिया, उन्होंने देखा कि हमारा एक मॉलिक्यूल जो है डीएनए का वो कैसा है, सिर्फ लास्ट में एक पेरेंट सेल बच जा रहे हैं, बाकी सारे पेरेंट सेल जो है वो कैसे आ रहे हैं, अपने ऐसे N14 वाले आ रहे हैं। तो ये शो कर रहा था कि नेचर कैसा है हमारे डीएनए का, सेमी कंजर्वेटिव है। हर बार हमारा जो पेरेंट सेल है या पेरेंट डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को सेमी कंजर्व कर ले रहा है, आधा कंजर्व कर ले रहा है। शाबाश मेरे बच्चों, इतना आई होप आपको समझ आ गया था। यही था हमारा विशा फावा, किसमें विशा फावा बता रही हूँ मैं, सॉरी। ये क्या था, हमारा मिसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था। ये इन्होंने सीजियम क्लोराइड के साथ क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूग करवाया। तो देखा कि अच्छा ठीक है, हर 20 मिनट पे जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे
कि नेक्स्ट जनरेशन में जो यंग वंस आ रहे हैं उनका डीएनए रेप्लिकेट होके सेमी कंजर्वेटिव नेचर का आ रहा है, पेरेंटल डीएनए जैसा ही आ रहा है। तो यही था हमारा क्या, मिसेल्सन स्टोन का ई कोलाई का एक्सपेरिमेंट हैवी नाइट्रोजन के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज द मशीनरी एंड एंजाइम। अब ये मेरे बच्चों, अब रेप्लिकेशन अगर हम पढ़े तो रेप्लिकेशन में आप देखोगे कि हमारे ये हमारा है डीएनए। अब डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनको अनवाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, इनको अनवाइंड करना पड़ेगा। ये यहां से खुलेंगे और खुलने के लिए जाते हैं एक एंजाइम, विच एंजाइम इज कॉल्ड हेलिकेज। उस एंजाइम को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करते हैं, अनवाइंड करते हैं हेलिक्स को हमारे। अब हेलिक्स को अनवाइंड करने के बाद से दोबारा से कहीं ये वापस बाइंड ना हो जाए, इसलिए हमारा दूसरा एंजाइम रिलीज होता है विच इज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है मेरे बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी रिलीज होता है। अब एसएसबीपी क्या करेगा, इनको बाइंड होने से बचाएगा। आप सोचो कि अगर ये ऐसे स्ट्रैंड्स है, ये खुल रहे, तो पीछे से कहीं टेंशन ना आ जाए, तो पीछे से टेंशन बचाने के लिए ये जो बाइंडेड प्रोटीन है, इसमें टेंशन बचाने के लिए हमारा तीसरा एंजाइम आता है, जो कि है हमारा टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज को ही प्रोकैरियोट्स में गायरेज भी कहते हैं। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपसे सवाल पूछ लेता है। तो अब यहाँ होता क्या है, यहाँ होता कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे प्राइमेज जुड़ता है। प्राइमेज जो है वो प्राइमर है। हमेशा हमारा जो रेप्लिकेशन जो है वो 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड शुरू होगा। आप देखोगे कि ये जेनेटिक कोड, हाँ, यहाँ पे 5, ये देखिए 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड और 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड। तो ये जो हमारा ये क्या है, 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड है मेरे बच्चों, और ये 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड है। अब यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, ये है हमारा प्राइमेज, यहाँ जुड़ेगा प्राइमर, यहां से फिर हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा। क्या आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज क्या करता है, ये पॉलीमरेज ऐड करता है डीएनटीपी को, डीएनटीपी, ट्राइफॉस्फेट वाले एंजाइम्स को। ये ट्राइफॉस्फेट वाले एंजाइम डीएनटीपी क्या करते हैं मेरे बच्चों, डीएनटीपी एक तो पहला सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, और दूसरा ये क्या काम करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये वाला जो है ये हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। वही जहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना है, यहाँ पे हमारे आरएनए के अलग अलग सबस्ट्रेट लगते हैं, इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बना रहे हैं, एंड हेंस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को ही हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। बाद में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को बाय द फोर्थ एंजाइम लाइगेज के थ्रू जोड़ दिया जाता है, और ऐसे हमारे एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेप्लिकेशन, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन हो गया है। और यही यहाँ पे बता रहे हैं कि डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। द रेप्लिकेशन अकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रिफर्ड टू एज डीएनए फॉक। ये छोटे यूनिट में होता है जिसको डीएनए फोक कहते हैं। इसको अनवाइंड कैसे करते हैं, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू करते हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इनका पॉलीमराइजेशन होता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये वाला पॉलीमराइजेशन जो है ये सिर्फ यही इसी डायरेक्शन में होगा, इसी वजह से यहाँ पे बनता है हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, ये बनता है हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। उसके बाद से फिर consequently on one strand the template with the polarity of 3 to 5 the replication is continuous within, on the other hand the template with 5 prime to 3 prime polarity it is discontinuous, the discontinuously synthesized fragments are later joined by DNA ligase, जैसा मैंने बताया कि DNA ligase के थ्रू ये ज्वाइन हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during recombination procedure to require a vector. The vector provide the origin of replication. यही vector जो है वो provide करता है origin of replication. Further, हम DNA के बारे में सारी चीजें तो नहीं जानते, लेकिन अगर DNA replication हो गया मेरे बच्चों, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ, बट नो सेल डिवीजन, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है? उस केस में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। याद करो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था पॉलीप्लॉइडी के बारे में। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि एक से ज्यादा डीएनए एक ही सेल में हो जाते हैं, जैसे कि क्लिफ्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा और चीजें पढ़ी थी। अब आता है हमारा दूसरा प्रोसेस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनाने का। डीएनए टू आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंटारिटी का जो प्रिंसिपल है वही। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होते हैं हमारे दो स्ट्रैंड्स, ठीक है। एक को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे और दूसरे को हम क्या कहेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। पहला जो है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं? टेम्पलेट क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह सबस्ट्रेट टेम्पलेट की तरह काम करता है। कोडिंग स्ट्रैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ATGCA, ठीक है। तो इसके कोड्स क्या बनेंगे? TACGT। और अगर आरएनए बन रहा है यहाँ पे तो आरएनए क्या बन जाएगा? UAGCU, जो कि कहीं ना कहीं कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होगा, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब कोडिंग स्ट्रैंड होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे प्रोमोटर, तीन चीजें चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एक होता है हमारा क्या? प्रोमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आता है हमारा क्या? प्रोमोटर। यहां आता है हमारा क्या मेरे बच्चों? प्रोमोटर। प्रोमोटर को ही हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। यूजुअली ये टीए के पास में होता है, इसी वजह से इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। अब प्रोमोटर जैसे ही सिग्मा, यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट्स भी चाहिए होता है, सच एज सिग्मा एंड रो फैक्टर। क्या चाहिए होता है मेरे बच्चों? सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। तो जैसे ही टाटा बॉक्स या प्रोमोटर के साथ सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है, वैसे ही हमारे डीएनए के पास क्या हो जाता है? आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स मेकिंग अ सबस्ट्रेट, जो कि टेम्पलेट सबस्ट्रेट के उल्टा होता है। और उसके बाद से फिर जब तक इनको जरूरत होती है तब तक। अब यहाँ पे डीएनए से क्या बन रहा है मेरे बच्चों? एचएनआरएनए बन रहा है और एचएनआरएनए से फिर बनेगा एमआरएनए, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। ये डीएनए पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब एचएनआरएनए के फॉर्मेशन के बाद एट द एंड यहाँ होता है यही सेम, यहाँ पे अब टर्मिनेटर आ जाता है। इसी टर्मिनेटर को हम क्या कह रहे हैं? जैसे ही यहाँ पे रो फैक्टर जुड़ेगा वैसे ही हमारा
आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना स्टॉप कर देगा और हेंस ये क्या बन जाएगा, हमारा आरएनए का एक पूरा आरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन बन जाएगा। अब आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ तो नो कोडिंग विल अकर, कोई कोडिंग नहीं होगा, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, लार्ज अनवांटेड, अगर ट्रांसलेशन होना भी शुरू हुआ बेटा तो सोचो एक स्ट्रैंड से ही प्रोटीन बनते हैं हमारे, तो दो स्ट्रैंड से बहुत टाइप के अननेसेसरी टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे, लार्ज अनवांटेड प्रोटीन्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हेंस ये हो जाएगा हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसी वजह से हेंस इट इज नॉट सीन। हमेशा आरएनए एक ही डायरेक्शन में बनता है, 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड, इसीलिए हमारा जो टेम्पलेट होता है वो किस स्ट्रैंड में होता है, टेम्पलेट 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड एक्ट करता है। ये टेम्पलेट किसका होगा, 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड, क्यों, ताकि हमारा डीएनए आरएनए बन सके 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड, हमेशा 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड बनता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। The strand which does not code for is referred to as coding strand। जैसे मैंने बताया क्यों इसको कोडिंग स्ट्रैंड लिया जाता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, जहां पे जिस जीन की कोडिंग हो रही है दैट इज आर स्ट्रक्चरल जीन। देखिए यहाँ पे बता भी रहे हैं कि ये हमारा प्रोमोटर है, प्रोमोटर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, टाटा बॉक्स कहते हैं। इसके बाद से यहाँ पे क्या कौन सा फैक्टर आके जुड़ता है, यहाँ पे फैक्टर आके जुड़ता है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही स्ट्रक्चरल जीन टेम्पलेट स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन से ही आरएनए की कोडिंग होगी और कोडिंग के बाद से फिर नया कोडिंग स्ट्रैंड बनेगा। अब एचएनआरएनए से अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहले एक और चीज, आरएनए पॉलीमरेज बेटा हमारा प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक टाइप का होता है, इसमें सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज 2 पाया जाता है, जो कि एचएनआरएनए को एक टाइप का होता है, जो कि एचएनआरएनए को कोड करता है, which is a precursor of mRNA। लेकिन यूकैरियोट्स में मेरे बच्चों ये अलग अलग कई टाइप के हॉर्मोन्स को कोड करते हैं, सच एज ये 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, टू एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है मेरे बच्चों, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 जो है वो यूजुअली क्या एसआरएनए को कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को कोड करता है, जो कि बाद में क्या बनाते हैं, एमआरएनए। और बाकी जो है टीआरएनए एंड एसआरएनए को कोड करने वाले हमारे क्या है, एसआरएनए, आरआरएनए को भी कोड करता है। इन सबको कोड कौन करते हैं, पॉलीमरेज 3। तो ये तो हो गई हमारे आरएनए पॉलीमरेज की बात। अब आगे बढ़े अगर हम तो देखें कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन, अब अभी एचएनआरएनए बना है, अब एचआरएनए से क्या बनेगा मेरे बच्चों, एचएनआरएनए से बनेगा हमारा एमआरएनए। एमआरएनए। अब अगर हम आरएनए को देखें, एचएनआरएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये फिर ये नॉन वर्किंग प्रोटीन, फिर यस इसमें कुछ जो होते हैं, कुछ कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं उनको एक्सॉन कहते हैं और कुछ को क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, वो कोई काम नहीं होता उनका, नॉन फंक्शनल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 3 प्रोसेस होते हैं इनके। सबसे पहले ये होती है स्प्लाइसिंग,
स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, फिर होती है दूसरी कैपिंग, कैप ऐड की जाती है एट द स्टार्टिंग एंड, एंड तीसरी होती है टेलिंग, पॉली ए की टेल ऐड की जाती है एट द सेकेंड एंड। ये देखिए, ये अभी मैंने बताया रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर। अब आते हैं ये यहाँ पे इंट्रॉन को स्प्लाइस करके, यहाँ देखो बेटा हटा दिया गया है, पॉली ए की टेल यहाँ पे डाली गई है, और उसके बाद से फिर एट द लास्ट इनको लाइगेज के थ्रू एड अप कर दिया जाता है, एडेड थ्रू लाइगेज। ठीक है, लाइगेज के थ्रू ऐड कर दिया जाता है एंड एट द एंड मैसेंजर आरएनए बन जाता है। अब ये तो हो गया हमारा। तो बच्चों अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज जेनेटिक कोडिंग। कोडॉन क्या है? अब ये कोडॉन ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? कोडॉन चाहिए, जेनेटिक कोड्स चाहिए। लेकिन ये कोड्स थे कैसे, कहां से आए, कौन है, इनको कौन बताएगा? तो ऑब्वियसली जैसे इतने टाइम से इतने सारे साइंटिस्ट बता रहे थे, वैसे इनको भी साइंटिस्ट ही बताएंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट आए हमारे कौन मेरे बच्चों? जॉर्ज गेमो। कौन आए? जॉर्ज गेमो। गेम बहुत खेलते रहे होंगे इसीलिए इनका नाम गेमो पड़ गया, बहुत खराब जोक था। फिजिसिस्ट थे ये। अब सोचो फिजिसिस्ट भी आके बायो में बायोलॉजिस्ट बन जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 बेस पेयर्स हैं, दैट इज AGCT एंड इन केसेस U, तो है तो 4 ही। तो और वेल नोन प्रोटीन हमारे पास कितने थे, कितने अमीनो एसिड थे हमारे पास? 20 अमीनो एसिड थे। तो ये क्या रहा होगा? कोडॉन्स मोनोमेरिक रहे होंगे? नहीं, मोनोमेरिक होते मतलब सिर्फ एक होते तो फिर 4 ही कोडॉन्स बन पाते। 2 रहे होंगे तो 16 बन पाते, जो कि विच वॉज ऑल्सो नॉट राइट। 3 रहे होंगे तो कितने बनेंगे मेरे बच्चों? 64। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन जो था वो 3 कोडॉन्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया, 64 कोडॉन बने। और इन्होंने कहा कि देयर आर 64 कोडॉन्स विच कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर आए हरगोविंद खुराना, जिन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया ताकि आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसाइजिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल पता चल पाए। देन आए हरगोविंद खुराना ने किस पे काम किया भाई? मैं लिख ही दूं, क्योंकि तुम आलसी बच्चों, तुम लोगों को खुद से तो कुछ होगा नहीं, तो मैं ही लिख दूं। हरगोविंद खुराना ने काम किया किस पे? होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर पे काम किया ऑफ आरएनए। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर पे काम किया। फिर आए मार्शल निरनबर्ग। मार्शल निरनबर्ग ने क्या किया मेरे बच्चों? मार्शल निरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस करके दिखवा दिया, जिससे कि कोड डिसाइफर हो पाए। ठीक है, हेल्प इन डिसाइफरिंग द कोड। उसके बाद से फिर आए सेवेरो ओकोआ, जिन्होंने इंजाइम्स के बारे में बताया कि यही इंजाइम्स जो हैं वो पॉलीमराइजेशन में हेल्पफुल हैं। और बाद में बना एक चेकर बोर्ड, विच इज दिस चेकर बोर्ड इज यूज्ड टू फाइंड द कोडॉन्स फॉर वेरियस अमीनो एसिड। अब कई कोडॉन्स जो है वो एक ही सेम अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं। जैसे आप ये देखिए, CGU आर्जिनिन, CGC आर्जिनिन, CGA आर्जिनिन, CGG आर्जिनिन। कई अमीनो एसिड, कई कोडॉन्स है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं। कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल कोड नहीं होते, उनको स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है। 3 स्टॉप कोडॉन्स है।
ये कुछ स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं और यही इन्होंने बताया। सेलिएंट फीचर क्या था सबसे पहले कि 61 कोडॉन्स जो है वो अमीनो एसिड के लिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया था किसमें, नीट के 2021 नीट में पूछ दिया था कि हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड, और कई बच्चों ने आंख बंद करके 64 लिखाए थे। तो ध्यान दीजिएगा 61 कोडॉन सिर्फ अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, बाकी 3 कोड ही नहीं होते हैं, एंड हेंस दोज आर नोन एज स्टॉप कोडॉन। कुछ कोडॉन मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं, इसलिए वो डीजनरेट हो जाते हैं। कोडॉन इज रेड इन एमआरएनए इन कंटिन्यूअस फैशन, कोई भी पंजुएशन नहीं होता, एजीसीटी मतलब 3-3 के ग्रुप में होता है, फिर कोई ऐसा नहीं कॉमा लगा दिया और रुक गए। कोडॉन्स यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यू 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 बैक्टीरिया में कोड हो रहा है फिनाइलिन के लिए, तो ये ह्यूमंस में भी सेम ही चीज के लिए कोड होगा। एयूजी का ड्यूअल फंक्शन होता है, ये मिथेनॉइन के लिए भी कोड होता है, और ये इनिशिएटर कोडॉन भी है। जैसा मैंने बताया स्टॉप एंड टर्मिनेटर कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन्स कौन है? 3। कौन कौन से हैं? यूएए, यूएजी एंड यूजीए। ये जो है बच्चों मेरे, ये स्टॉप कोडॉन है। तो कभी भी जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन आता है, और हमारे राइबोसोम को पता चल जाता है कि ओके टीआरएनए के पास अब एयूजी आ गया, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है। फिर यूएए आ गया तो अब रोक देना है, और इसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। अब आता है म्यूटेशन पे। म्यूटेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर कोई जेनेटिक कोड या कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ एडिशन या डिलीटेशन हो जाए डीएनए के सीक्वेंसिंग में, तो उसकी वजह उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चों? म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। म्यूटेशन कितने टाइप का है बच्चों? 2 टाइप का। एक हो गया हमारा पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा हो गया हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो क्या है? जैसे सिकल सेल अनीमिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये है, ये हो गया ATGCAG, और इसका हो गया TACGTC। ठीक। अब ये नेचुरल होना चाहिए था, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर कोडॉन जो है वो चेंज हो गया, और किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? ये हो गया किसमें ट्रांसफॉर्म? जी और सी में। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी उसकी वजह से क्या होगा बेटा? उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस चेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, एंड हेंस दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या? सिकल सेल अनीमिया, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। जो बच्चों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है मुझसे, उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है। बहुत अच्छे से मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाइए एक बार फिर से पढ़ के आइए, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये। दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हमारे कोडॉन्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल AGC, ACC, ACG, TAA या UAA, UAA, GGC। ठीक। अब इसमें से एक ये डिलीट हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अपना ये डिलीट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? ये कोडॉन बनेगा, ये कोडॉन बनेगा, और ये दूसरा। तो पूरा का पूरा बेटा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। फ्रेम शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस पूरा पूरा अलग हो जाएगा। या तो अब इसमें 2 टाइप का होता है, डिलीटेशन या एन एडिशन। या तो डिलीट हो जाए, या तो एक कोडॉन ऐड हो जाए, एक बेस पेयर ऐड हो जाए। तो अब यहाँ क्या होगा? इन दोनों में ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है।
अब इसकी वजह से इंसर्शन या डिलीशन की वजह से डिलीटेशन, म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन हो जाता है, जहां पे मल्टीपल बेस पेयर या तो इंसर्ट हो जाते हैं या तो फिर डिलीट हो जाते हैं। अब आते हैं टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या करेगा मेरे बच्चों? टीआरएनए करेगा हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस। सपोज करो कि ये हमारा क्या है? राइबोसोम है, ये इसका बड़ा सब यूनिट है, ये छोटा सब यूनिट है। अब यहाँ पे टीआरएनए हमारा बचा हुआ है, यहां से हमारा एमआरएनए जा रहा है, ये हमारा क्या है? एमआरएनए। यहाँ पे टीआरएनए के सब यूनिट्स हैं जो कि क्लोवर लीफ मेथड में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लोवर लीफ मेथड में होते हैं। किस मेथड में? क्लोवर लीफ। आपके ये वाला भी मेथड से, ये वाला भी डायग्राम से है। ये तो मैंने पुरानी बुक में, बहुत पुरानी बुक्स में ये वाला डायग्राम होता था, लेकिन आप हमेशा ये वाले डायग्राम पे फोकस करना मेरे बच्चों। तो वो वाला डायग्राम से मैंने बस बनाने के लिए बना दिया है। ये कौन सा है टीआरएनए का डायग्राम? क्लोवर लीफ। ठीक है, अब ये टीआरएनए को ही हम एसआरएनए भी कहते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। यहाँ पे अब क्या होता है, जैसे जैसे एमआरएनए आता है, सपोज ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एजीयू। तो टीआरएनए इसका एंटीकोडॉन बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे बच्चों? एंटीकोडॉन बनेगा। अब एंटीकोडॉन जैसे ही बनेगा, एंटीकोडॉन जैसे ही बनेगा, एंटीकोडॉन बनेगा एजीयू का यूसीए, और उसके बेसिस पे इनका प्रोटीन बनता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन बन जाएगा एसईआर, फिर यहाँ दूसरा आरएनए आएगा, दूसरा आरएनए से दूसरी प्रोटीन बनेगी, और ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन जो होती है वो बनती जाती है। और यही जो चेन होती है ये फिर बाहर निकल जाती है हमारे राइबोसोम से। एंड हेंस दिस इज हाउ इनिशिएटेड टीआरएनए क्लोवर लीफ इन्वर्टेड। इसी को इन्वर्टेड एल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड एल मेथड भी कहते हैं। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो इसीलिए जैसे स्टॉप कोडॉन आता है वैसे ही हमारा जो स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड की चेन वो रुक जाती है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक लाइक एन इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई देता है। और यहां से फिर अमीनो साइक्लेशन। अब आरएनए से वही प्रोटीन बन रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, पढ़ा दिया। ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो हमारे यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पे क्या होगा? टीआरएनए आएगा, टीआरएनए आया, यहाँ पे ये अडेप्टर आरएनए जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा वैसे यहाँ पे एंटीकोडॉन बनेगा। एंटीकोडॉन जो है वो यहाँ से जुड़ेगा और जुड़ता जाएगा। ये यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला। ठीक, ये यहाँ जुड़ेगा, ये इससे ऐड होके आगे पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमीनो साइक्लेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। इन सच टू चार्जेस are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically। जैसे जैसे ये क्लोज आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता जाता है और अमीनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते जाते हैं। The cellular factor responsible for synthesizing protein is ribosome। कहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है मेरे बच्चों? राइबोसोम में हो रहा है। अब राइबोसोम consists of structural RNAs about 80 different proteins। It is inactive state, it exists as two subunits, जैसा मैंने बताया दो सबयूनिट्स में होते हैं, लार्जर सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट। लार्जर सबयूनिट में हमारा टीआरएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉलर सबयूनिट में हमारा एमआरएनए जा रहा है। There are two sides of the large subunit for subsequent amino acid to bind and thus be close enough। दो ही साइड्स होती हैं, जैसे एक साइड जाती है वैसे दूसरी साइड दूसरा टीआरएनए आ जाता है। एक साइड से एक टीआरएनए गया, उसका पेप्टाइड जो है या अमीनो एसिड जो है वो बाइंड हो जाता है। The ribosome also act as a catalyst in bacteria for the formation of peptide bond। राइबोसोम, जैसा कि अभी हम आरएनए वर्ल्ड में पढ़ भी रहे थे कि राइबोसोम सिर्फ अकेले जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, ये एंजाइम और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन। कहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है? स्टार्ट कोडॉन एयूजी से। और कहां पे खत्म होता है? स्टॉप कोडॉन पे। एमआरएनए हैज एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, और उसको हम क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर कहते हैं। यूटीआर कहां प्रेजेंट होते हैं? बोथ 5 एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन और आफ्टर 3 एंड के एंड पे एट द आफ्टर द स्टॉप कोडॉन।
इनिशिएशन के लिए राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड करता है स्टार्ट कोडॉन से, और उसके बाद से फिर एंटीकोडॉन्स बनाता जाता है और एट द एंड रिलीज फैक्टर आता है जो कि स्टॉप कोडॉन से बाइंड करता है और टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसलेशन का। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पे, या फिर अगर सिंपल सस्ती भाषा में बात करें तो मेरे बच्चों लैक ओपेरॉन पे। अब इसको ऐसे समझो कि तुम्हारी बॉडी में सारा जेनेटिक मटेरियल, जो तुम्हारी आंखों में डीएनए वही तुम्हारे स्टमक में भी डीएनए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमारा सबका सेम ही है, सबका नहीं लेकिन मेरी बॉडी का तो अपना सेम ही है। तो अब सोचो कि हमारी आंखों का जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो हाइड्रोक्लोराइड एसिड के लिए कोड करना शुरू कर दे, हो पाएगा काम? फिर हमारी आंखों से नए हम जैसे वो आते हैं ना म्यूटेंट जैसा काम करेंगे, हम लोग म्यूटेंट जैसे दिखेंगे। तो ये हो पाएगा पॉसिबल है हमारे सर्वाइवल के लिए कि जो हमारे स्टमक के एसिड्स हैं वो हमारी आंखों के सेल से कोड होने लग जाएं? नहीं ना। तो इसके लिए हमको करना पड़ता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेट करना पड़ेगा हमको जीन के एक्सप्रेशन को, कि सारे जेनेटिक मोड या सारे जीन्स जो है वो कोड नहीं हो सकते। और इसी के लिए हम क्या चाहते हैं? हम ऑपरेटर चाहते हैं। अब ये जो रेगुलेशन है वो अलग अलग लेवल पे होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, प्रोसेसिंग लेवल पे होता है जहां पे स्प्लाइसिंग होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वाले लेवल पे होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है, स्टॉप कोडॉन के पहले स्टार्ट कोडॉन के बाद। तो ये होता है। अब ये होता कैसे है? तो आप देखोगे, हाँ ये डायग्राम देखो मेरे बच्चों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिप दिख रहा है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले आता है हमारा प्रोमोटर। क्या आता है बच्चों? प्रोमोटर। ठीक है, अब सोचो कि प्रोमोटर है, फिर आता है इनिशिएटर, फिर प्रोमोटर, और उसके बाद से ऑपरेसर, और फिर ये ZYA जो है वो जीन है जो कि कोड करते हैं, किसको कोड करते हैं? प्रोटीन्स फॉर द डाइजेशन ऑफ, ये ZYA क्या है? जीन्स विच कोड फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ऐसे एंजाइम्स को कोड करते हैं जो कि लैक्टोज का क्या करता है? लैक्टोज का डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? हमेशा लैक्टोज का डाइजेशन तो हो नहीं सकता, जब जरूरी नहीं है, जब लैक्टोज मिल ही नहीं रहा हमको तो लैक्टोज का डाइजेशन के लिए एंजाइम क्यों कोड करेंगे? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ये यहाँ पे ऑपरेटर है, अब सपोज बहुत ही मजे में हमारा एमआरएनए आया, ठीक है, कोड करने के लिए। एमआरएनए गाड़ी पे सवार होके आ गया है, ये क्या है? ये गाड़ी कौन सी हमारी? एमआरएनए की है। ठीक है, ये एमआरएनए जाएगा, आराम से घूमेगा फिरेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ ऑपरेसर पे आएगा ना, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस है जो कि ऑपरेसर नाम का है। ठीक है, बहुत ही गुस्से में है कि नहीं, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, तुम आगे नहीं जा सकते। नॉर्मल कंडीशन में होगा कि एमआरएनए आगे जाना चाह रहा है लेकिन ये ऑपरेसर इसको जाने नहीं दे रहा है। लेकिन बेटा जब जैसे लैक्टोज आएगा, ठीक है, अभी तक तो बॉडी में लैक्टोज नहीं था तो ये ऑपरेसर इसको आगे नहीं जाने दे रहा था, लेकिन बॉडी में जैसे ही लैक्टोज आया वैसे ही क्या हो जाएगा? अगेन हम बना लेते हैं पिप PIP0 ZYA। अब यहां हुआ क्या? और ये ऑपरेसर को बनाने के लिए कौन कर रहा है? इंड्यूसर काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑपरेसर को, अब यहां एमआरएनए आया, ठीक, उप्स, गड़बड़ हो गई मेरे बच्चों। ये एमआरएनए आया अपनी गाड़ी में सवार होके, ठीक, यहां पे क्या होगा? लैक्टोज जो कि इंड्यूसर की तरह यहां काम करता है वो आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है,
लैक्टोज ऑपरेसर के साथ बाइंड हो जाएगा, और ऑपरेसर के साथ जैसे ही लैक्टोज बाइंड होगा, ये अपना ऑपरेसर जो कि गुस्से में रहता है, इसको ये हेलीकॉप्टर से लैक्टोज उठा ले जाएगा। क्या करेगा मेरे बच्चों? उठा ले जाएगा। अब ये जैसे ही हेलीकॉप्टर से खींचेगा, ठीक है, ये जैसे ही हेलीकॉप्टर से खींचेगा, हमारा ऑपरेसर जो है वो यहाँ से क्या हो जाने लग जाएगा? गायब हो जाने लग जाएगा। क्या हो जाने लग जाएगा? गायब। क्या हुआ यहाँ पे? ऑपरेसर ने हमारा जो लैक्टोज है, जो कि इंड्यूसर है, उसने हमारे ऑपरेसर को ऊपर उठा लिया। अब क्या हुआ? एमआरएनए अपनी गाड़ी के साथ गया और उन्होंने क्या किया? प्रोटीन को कोड कर दिया। क्या किया? प्रोटीन को, एमआरएनए की गाड़ी ने प्रोटीन को कोड कर दिया, और ये आगे की तरफ ये अपना लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? कौन कौन से हैं? बीटा गैलेक्टोसाइड, परमीज एंड ट्रांसल्टाइजेज। ये क्या करने लग जाएंगे? ये परमिएट करने लग जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रिप्रेसर जीन हमेशा काम करते हैं, ये रिप्रेस करने का काम करते हैं कि चलो ठीक है ऑपरेटर तुम ऑपरेट करो, हम रिप्रेस करेंगे। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आएगा, वो रिप्रेसर को क्या कर देगा? इंड्यूस कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। तो हमारा ये जो रिप्रेसर है वो क्या हो जाएगा? वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा हमारी एमआरएनए को। एमआरएनए सीधा जाके क्या कर देगा मेरे बच्चों? ये ट्रांसलेशन कर देगा, और यही है आपका ऑपरेटर का पूरा फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं एचजीपी पे। एचजीपी क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है बेटा, अच्छा यहां है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा था 13 साल का प्रोजेक्ट था। 1980 में शुरू हुआ एचजीपी। कब शुरू हुआ? 1980 में। और कब खत्म हुआ? 2003 में। करीबन 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जहां पे हम ह्यूमंस के जेनेटिक मटेरियल को देख के उसकी मैपिंग कर रहे थे। ठीक है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्होंने बताया कि ह्यूमंस में जितने जीन है, 20 से 25,000 जीन्स ह्यूमन डीएनए में है, उनको आइडेंटिफाई करना, डीएन के सीक्वेंसेस को 3 मिलियन जो बेस पेयर है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है, ह्यूमन डीएनए के जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके अलावा 3 मिलियन बेस पेयर्स थे, उनके सीक्वेंस को पहचानना, इसके अलावा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर करना, डाटा एनालिसिस करना, ताकि जो भी कंपनीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है, उनके टूल को इम्प्रूव किया जा सके। ट्रांसफर डाटा, सच डाटा को ट्रांसफर करना जो जिस रिलेटेड इंडस्ट्री से, साथ में फ्यूचर में एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को, एलसी, ये याद रखिएगा, ये अक्सर ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ देता है, को भी अराइज करना। ठीक है, उनको सॉल्व करना। इसको फंड किसने किया था? यूके ने किया था, जो कि मेजर फंडिंग पार्टनर था। इसके अलावा और भी अदर कंट्रीज थी, सच एज जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। प्रोजेक्ट जो था वो 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसमें डीएनए वेरिएशंस के बारे में बताया गया, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स में डिसऑर्डर, सपोज कि अगर हमको पता चल जाता है कि कौन सा डीएनए, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, हमारी आंखें कौन सा जेनेटिक कोड बना रही है, कौन से प्रोटीन से हमारी आंखें कोड हो रही है, अगर ये हमको पता चल जाता है, तो अगर हमारी आंखों में कोई बीमारी होगी तो वो हमको पता चले, तो इनका थॉट बहुत अच्छा था। तो इस पे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके सीक्वेंसेस पढ़ने के बारे में, बायोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलती। ठीक है, इसके लिए इन्होंने नॉन ह्यूमन मॉडल्स लिए थे, सच एज बैक्टीरिया एंड ईस्ट। कौन सा मॉडल लिए थे? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। इसमें ड्रासोफिला लिया था इन्होंने, प्लांट्स लिए थे। इन्होंने क्या किया? सारे जीन्स को आइडेंटिफाई किया बाय एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के थ्रू।
इसके अलावा इन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन किया, जितने सीक्वेंस थे उनको एनोटेट करके रख दिया कि ये सीक्वेंस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड और उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया गया और रिलेटिवली स्मॉलर साइज में तोड़ दिया गया। बाद में उनको क्लोन करके सुटेबल होस्ट में डाला गया और देखा गया कि अच्छा ठीक है, इस चीज से ये बन रहा है। इसके लिए क्या होस्ट लिया गया, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, और वेक्टर क्या लिए गए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसए ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स लिए गए। बाद में इस डाटा को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में के फॉर्म में रखा गया और इसके लिए सबसे बड़ा जो जाता है थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन वो जाता है फ्रेडरिक सैंगर को, क्योंकि सैंगर को आज भी अमीनो एसिड के डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा ही क्रेडिट दिया जाता है। तो यही था हमारा, इसमें इन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, जैसे क्रोमोसोम 1 जो है उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम 1 हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जीन्स, साथ में क्रोमोसोम वाई में सबसे कम अमाउंट ऑफ जीन होते हैं। वाई क्रोमोसोम हैज स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ जीन्स, ये भी पता चला इन्होंने। ये देखिए ये डायग्रामेटिकली कैसे समझा रहे हैं कि कैसे इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैसे वो किया, ह्यूमन के सेल से डीएनए निकाला, डीएनए की सीक्वेंसिंग देखी और उसको कंप्यूटर में डाटा के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेटा हमारे इसमें, और इसी के थ्रू आया। अब इसके बाद से एक हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अक्सर तुमने सुना होगा जब भी टीवी सीरियल में कोई बाप अपने बेटे से बिछड़ जाता है, या सीआईडी तो सबने देखी होगी, और सीआईडी अगर देखी होगी तो तुमको पता होगा कि कितना ज्यादा फिंगरप्रिंट, बाल का टुकड़ा लेके या फिर खून का टुकड़ा लेके और फिंगरप्रिंटिंग करके और हम पता लगाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सेलिएंट फीचर देख लें एक बार जरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करीबन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स मिले थे। इसमें एक एवरेज जीन में 3000 बेस पेयर थे। ठीक है, टोटल जीन्स जो थे वो 30,000 मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट थे। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है, मतलब 99% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो सारे ह्यूमंस में एग्जैक्टली सेम है। फंक्शन आर अननोन फॉर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, 50% जीन्स का फंक्शन अभी भी हम नहीं जानते, और सिर्फ 2% जीनोम ही है जो कि कोड करते हैं फॉर प्रोटीन। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन। कई बार बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आ जाते हैं जिससे बहुत बड़ा एक एरिया बना है हमारे ह्यूमन जीनोम का। Repetitive sequences are stressed and sometimes hundred of thousands of times. They are though to have no direct coding function, कोई direct coding function इनका होता नहीं है, but they shed light on chromosome structure, dynamic कैसे बन रहा है। क्रोमोसोम 1 के पास जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रोटीन जीन्स होते हैं 2968 और वाई के पास सबसे कम होते हैं 231। साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशंस आइडेंटिफाई किया जहां पे डीएनए के डिफरेंसेस थे, जिनको हम क्या कहते हैं, एसएनपीज कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, occurs in human. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associations. अब सोचो अगर हमको पता होगा कि कहाँ कहाँ वेरिएशन है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएशन की, कुछ समय बाद हम ये भी कर सकते हैं कि कौन से वेरिएशन की वजह से कौन सा डाटा हमारा या कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो फ्यूचर में डिजीजेस को सॉल्व करने के चांसेस कम बढ़ जाते हैं। हाँ, और यही अभी मैंने बताया भी, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, एक बार पढ़िएगा, बताइएगा। अब आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसा कि हमने पढ़ा कि डीएनए का मोस्ट ऑफ द रीजन जो होता है वो क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है, और इसी की वजह से एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो है वो बार बार रिपीट होता है। भाई कुछ डीएनए जो है वो मेजर पीक्स फॉर्म करते हैं और कुछ स्मॉलर पीक्स फॉर्म करते हैं। स्मॉलर पीक्स को क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और इन्हीं के अब इसको ऐसे समझो, इसको बहुत सिंपल है, सोचो कि तुम दया हो सीआईडी के और एक खून हो गया है, अब जहां खून हुआ है वहां पे किसी का बाल मिला है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं 99% जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही होता है, लेकिन जो 1% है वो सब में डिफर करता है।
बट जेनेटिक मटेरियल बाल मिला है, और बाल मिला है तो मेरे बच्चों सोचो जरा कि ये क्राइम सीन हुआ जहाँ पे बाल मिला है, बाल मिला है तो इसके जेनेटिक कोडिंग निकालेंगे हम किसके थ्रू, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स कहते हैं, प्रोब्स बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्रोमोसोम का सीक्वेंस निकालते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है क्या, सबसे पहले डीएनए को बाल निकाला हमने, डीएनए को आइसोलेट किया, हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जिन पे हमको शक है कि अच्छा या तो राजू ने किया है या तो फिर रामू ने किया है, दोनों में से किसी एक ने खून किया, और बाल जिसका है उसी ने खून किया है, क्योंकि जो आदमी मरा है उसका तो बाल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले राजू और रामू दोनों का ही डीएनए निकालेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, दोनों के बाल लेंगे, उनमें से डीएनए निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन के बाद से डीएनए का डाइजेशन करवाएंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाया इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डाइजेशन क्यों करवा रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए पाने के लिए। इसके बाद से इसको ट्रांसफर करेंगे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, और फिर वीएनटीआर प्रोब, मतलब वीएनटीआर क्या है मेरे बच्चों, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये देखेंगे, ठीक है। अब ये वीएनटीआर के बाद से फिर हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हमारे दो डीएनए, हमने दो इंडिविजुअल से, जैसे ये जो है ये हमारे राजू का डीएनए है और ये हमारे रामू का डीएनए है, ठीक है। अब राजू और रामू के डीएनए को, और ये हमारा क्या है, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डीएनए 7 में क्रोमोसोम 7 सेम है, क्रोमोसोम 2 सेम है, क्रोमोसोम 16 सेम है। तो ये बता रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटीज में भी डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू काम में आ जाता है, डीएनए कहीं ना कहीं सेम होता है, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स का डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं मिलता होगा। और ऐसे खत्म होता है मेरे बच्चों ये चैप्टर। अब जरा आके सवाल देख लेते हैं कुछ। तो डिस्क्राइब द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए क्या था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो था वो हमारा वॉटसन क्रिक का मॉडल ऑफ डीएनए था, जिसको वॉटसन क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन, और एक और चारगाफ के रूल के बेसिस पे भी इन्होंने किया था डीएनए, जिसमें वो बता रहे थे कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कि आपस में कॉइल्ड होती हैं। किस मैनर में कॉइल्ड है, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। 2 स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल तो होते हैं आपस में, ये दोनों स्ट्रैंड पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल भी है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। अब द शुगर फॉस्फेट बैकबोन लाइज आउटसाइड बाय नाइट्रोजनस बेसेस आर इनसाइड। ये शुगर फॉस्फेट का ये जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है ये बाहर की तरफ है, बाय नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, अंदर की तरफ होते हैं। बेस पेयर जो है चॉर्गोफ रूल के हिसाब से ए का पेयर हमेशा टी के साथ होता है और जी का पेयर हमेशा सी के साथ होता है। वन ऑफ द टर्न ऑफ द हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर। एक बार अगर हेलिक्स टर्न हो रहा है तो उसके कितने बेस पेयर्स होंगे, यहाँ पे 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिनमें 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है, मतलब दो बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होगा। और डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 स्ट्रैंड्स हेल्ड बाय एच बॉन्ड। दोनों स्ट्रैंड आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, एच बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये काफी वीक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू इजीली रेप्लिकेशन हो जाता है। एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड हाउ एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी प्रूव्ड। ग्रिफिथ का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे रहे थे, ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था इनका। किस पे किया था इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमैनाई पे किया था, जिसमें टाइप और कैरेक्टर क्या था, एस्ट्रेन जो था वो स्मूथ कॉलोनी वायरुलेंट, और आस्ट्रेन जो था वो रफ कॉलोनी था नॉन वायरुलेंट था, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ के मार दे रहा था। एक्सपेरिमेंट में लाइव एस्ट्रेन जब हम माउस में डाल रहे थे तो माउस जो था वो जिंदा रह जा रहा था, सॉरी माउस जो था वो मर जा रहा था। लाइव आर स्ट्रेन डाल रहे थे तो माउस जिंदा रह जा रहा था। हीट किल एस्ट्रेन डाल रहे थे तो माउस जो था वो जिंदा रह जा रहा था। माउस लिव्स
लेकिन वहीं पे हीट किल्ड एस्ट्रिन प्लस लाइव आस्ट्रिन डाल रहे थे, तो चूहा जो था या माइस जो था वो मर जा रहा था, जिससे कि उनको समझ में आ रहा था कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि एस स्ट्रेन करवा रहा है आर स्ट्रेन में। बाद में कौन आया मेरे बच्चों? एवरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी आए, जिन्होंने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उसमें डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन के अंदर डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला, और देखा कि जिसमें डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम था वो वाला आर स्ट्रेन जो है वो जब इंजेक्ट कर रहे हैं हम, तो माइस जो है वो जिंदा रह जा रहा है, बाकी में नहीं रह रहा है। तो मतलब डीएनए ही ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा था, डीएनए किल हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अब डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे पहले इनिशिएशन होता है, जो कि कहां होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे होता है। प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरी होता है। प्रोकैरियोट्स में बेटा कैसा होता है? सिंगल, एक ओरी होता है, वाइल यूकैरियोट्स में मल्टीपल होते हैं। अब सोचो कि प्रोकैरियोट है, सर्कुलर डीएनए है, यहां पे क्या होगा? सिंगल ओरी होगा, यहां पे अनवाइंडिंग हो जाएगी, अनवाइंडिंग हुई, ठीक, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा रेप्लिकेशन, तो ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। और यूकैरियोट्स में तो हमने पढ़ा ही है मेरे बच्चों कि कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। इसके बाद से सबसे पहले इनिशिएशन होता है ओरी का, रेप्लिकेशन फॉर्म, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि बाइंड वापस होने नहीं देते हैं, डबल स्ट्रैंड नहीं बनने देते हैं, और प्राइमेज जो कि आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है। फिर आता है एलोंगेशन, पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहता है 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड में, और जिसकी वजह से डायरेक्शनल लीडिंग होती है और बनते हैं हमारे लीडिंग स्ट्रैंड, वाइल अदर हैंड दूसरे लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं जो कि नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट को चिपकाना भी तो पड़ेगा, तो चिपकाने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। एंड द फोक मीट्स, दैट्स वाई सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि आधा डीएनए हमारा जो है वो पेरेंटल आधा डीएनए कंजर्व हो जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहा है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। इसको प्रूव किसने किया था? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था बाय N15 एंड N14 नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप्स के थ्रू। एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए अकर्स इन न्यूक्लियस होता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले होता है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन के? आरएनए पॉलीमरेज टाटा बॉक्स या प्रोमोटर के साथ बाइंड हो जाएगा। उसके बाद से फिर इलोंगेशन होता है, जहां पे आरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, ए के साथ यू जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, और उसके बाद से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट रिलीज होता है, रो फैक्टर हमारा आके जुड़ जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। आरएनए प्रोसेसिंग होती है, फिर कैपिंग, 5 मिथाइल गुआनिन की कैप लगती है, और पॉली ए टेल की टेल लगती है, पॉली ए की टेल लगती है, 200 से 300 एडेनिन थर्ड एंड पे 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाते हैं। फिर होती है स्प्लाइसिंग, जहां पे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को ऐड कर लिया जाता है। देन होता है ट्रांसलेशन, जहां पे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये कहाँ हो रहा है मेरे बच्चों? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में अब क्या हो रहा है? एमआरएनए जो है वो बाइंड होता है राइबोसोम से, टीआरएनए एयूजी मतलब कि मेथिनाइन को कोड करने वाला स्टार्ट कोडॉन लेके आता है, और फिर अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ऐड होते जाता है, और स्टॉप कोडॉन जैसे ही आता है वैसे इस प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाता है। और ऐसे खत्म होता है बच्चों हमारा चैप्टर। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज डू कमेंट, बताइएगा जरूर। और मिलते हैं आप इसी जोश इसी उमंग के साथ अगले एपिसोड में।